दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, क्लास में मॉनिटर की भूमिका निभाने वाले क्लासमेट हों, खेल के मैदान में टीम को लीड करने वाला कप्तान हो, या फिर घर में बड़ों का हाथ बटाने वाला कोई छोटा भाई बहन, ये सभी एक तरह से लीडर ही हैं। तो क्या इसका मतलब लीडरशिप कोई खास लोगों का गुण है? आप स्कूल के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपके ग्रुप के मेंबर्स थोड़े असमंजस में हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। ऐसे में आप एक रास्ता सुझाते हैं, सबको समझाते हैं और फिर मिलकर काम को पूरा कर लेते हैं। देखिए, आपने भी उस पल एक लीडर की भूमिका निभाई। लीडरशिप की क्वालिटी हम सब में कहीं ना कहीं छिपी होती है, बस उसे जगाने और निखारने की जरूरत होती है। आने वाले एपिसोड्स में हम इसी सफर पर निकलेंगे। हम सीखेंगे कि एक सच्चा लीडर कैसे बनता है, वो कौन सी खूबियां हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। इस सफर में हम मजेदार कहानियों, इंस्पिरेशनल किस्सों और कुछ पर्सनल टिप्स से भी रूबरू होंगे। ये सारी चीजें मिलकर हमें एक ऐसा लीडर बनाने में मदद करेंगी जो न सिर्फ दूसरों का मार्गदर्शन कर सके, बल्कि खुद भी लगातार सीखता और तरक्की करता रहे। सोचिए, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर फ्यूचर में आपकी वर्क प्लेस हो, हर जगह ऐसी लीडरशिप की जरूरत होती है जो न सिर्फ काम करवाए, बल्कि टीम को जोड़े, उनमें जोश पैदा करे और मंजिल की ओर ले जाए। ये लीडरशिप किसी ताज या ओहदे से नहीं मिलती। ये तो एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे फैसलों और कामों में भी दिखा सकते हैं, या शायद हम अनजाने में दिखाते भी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लीडरशिप सीखी जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, ये तो एक कला है और हर कला की तरह ही इसे भी लगातार प्रैक्टिस और सही समझ से हासिल किया जा सकता है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि एक अच्छा लीडर किन किन बातों का ध्यान रखता है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दूसरों का यकीन हासिल किया जाता है, कैसे टीम को मोटिवेट किया जाता है और कैसे मुश्किल हालात में भी सही फैसले लिए जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? क्योंकि इस सफर के दौरान हम न सिर्फ दूसरों में लीडरशिप के गुण देखेंगे, बल्कि खुद के अंदर भी इस खूबी को तलाशेंगे। हम सीखेंगे, बात करेंगे और सबसे जरूरी बात, खुद को चुनौती देंगे ताकि हम भी बेहतर लीडर बन सकें। ये सारी चीजें मिलकर हमें न सिर्फ दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करने में मदद करेंगी, बल्कि खुद के लिए भी एक बेहतर रास्ता बनाएंगी। याद रखिए दोस्तों, लीडरशिप का असली मजा तब है जब आप दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और ढूंढते हैं अपने अंदर के लीडर को, मेरे यानी आरजे गौहर परवेज के साथ। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं डेल कार्नेगी की लिखी किताब द लीडर इन यू की ऑडियो बुक। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। क्या आपने कभी चार्ल्स श्वाब का नाम सुना है? ये लोहे के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इन्हें हर साल 1 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों को कैसे संभालना है। जरा सोचिए, 1 करोड़ रुपए सिर्फ इसी हुनर के लिए। एक दिन श्वाब अपनी फैक्ट्री में घूम रहे थे जब उन्होंने देखा कुछ लोग नो स्मोकिंग के साइन के नीचे ही सिगरेट पी रहे हैं। अब आपको क्या लगता है श्वाब ने क्या किया होगा? क्या वो जाकर बोले, क्या तुम पढ़ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, वो तो लोगों को समझने में माहिर थे। श्वाब उन लोगों से हंसते हंसते बात करने लगे। ये जरा भी नहीं बताया कि वो गलत जगह सिगरेट पी रहे हैं। फिर उन्होंने आंखों में चमक लाकर उन्हें सिगार का डिब्बा दिया और बोले, यही बात है, अगर आप बाहर जाकर ये सिगार पी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना ही। उन्हें पता था कि श्वाब जानते हैं कि वो नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी इज्जत करते थे। श्वाब ने उन्हें डांटने की बजाय इतनी शालीनता से पेश आए कि वो लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते थे। यही तो असली कला है ना, लोगों को साथ लेकर चलना। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे लीडर के बारे में बताते हैं जो सिर्फ अपने टाइटल या तनख्वाह की वजह से लीडर नहीं है। यह कहानी है फ्रेड विल्पोन की, जो न्यूयॉर्क मेट्स बेसबॉल टीम के प्रेसिडेंट हैं। एक दिन फ्रेड बच्चों के एक ग्रुप को शिया स्टेडियम की सैर करवा रहे थे। बच्चों को मजा दिलाने के लिए उन्होंने उन्हें होम प्लेट के पीछे खड़ा किया, फिर टीम की डगआउट भी दिखाई। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन असली मजेदार बात अभी बाकी थी। फ्रेड बच्चों को एक खास जगह ले जाना चाहते थे, वो जगह जहां पिचर गेंदबाजी की तैयारी करते हैं, जिसे बुलपेन कहते हैं। मगर बुलपेन के गेट के बाहर ही उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। गार्ड को यह नहीं पता था कि फ्रेड कौन है। गार्ड ने उनसे कहा, बुलपेन आप लोगों के लिए बंद है, माफ करें, आप अंदर नहीं जा सकते। अब फ्रेड चाहते तो इस गार्ड को फटकार लगाकर भी कुछ कह सकते थे, आखिर वो खुद इतने बड़े आदमी हैं, और गार्ड उन्हें पहचान भी नहीं पाया। वो अपना हाई लेवल सिक्योरिटी कार्ड निकालकर बच्चों को दिखा सकते थे कि उनकी कितनी चलती है स्टेडियम में, लेकिन फ्रेड ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बच्चों को स्टेडियम के दूसरी तरफ ले गए और वहां से एक और गेट से बुलपेन में दाखिल हुए। ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया?
दरअसल फ्रेड उस गार्ड को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। वो गार्ड अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। बाद में तो फ्रेड ने गार्ड को एक हाथ से लिखा हुआ धन्यवाद नोट भी भेजा, ये बताने के लिए कि उसने कितनी अच्छी ड्यूटी की। अगर फ्रेड चिल्लाते या तमाशा करते तो शायद गार्ड को बुरा लगता और शायद उसकी ड्यूटी पर भी असर पड़ता। फ्रेड का यह शालीन रवैया बहुत ही सराहनीय था। गार्ड को फ्रेड की तारीफ बहुत अच्छी लगी और ये पक्का है कि अगली बार जब भी दोनों की मुलाकात होगी तो गार्ड उन्हें जरूर पहचान लेगा। तो फ्रेड विल्पॉन सिर्फ इसलिए लीडर नहीं है कि उनके पास बड़ा ओहदा है, वो इसलिए लीडर हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। पहले के जमाने में तो किसी को यह भी नहीं पता था कि असली लीडरशिप का मतलब क्या होता है। बस मालिक मालिक होता था और वही सब कुछ संभालता था। अच्छी चलने वाली कंपनियों को कभी कोई अच्छी लीडरशिप वाली कंपनी नहीं कहता था। असल में वो कंपनियां थीं जो लगभग सेना की तरह चलती थी। ऊपर से हुक्म आते थे और फिर नीचे सभी काम करने वालों तक पहुंचा दिए जाते थे। जिन लोगों के पास जिम्मेदारी होती थी वो अपने ऑफिस में बैठकर जितना हो सके चीजों को मैनेज करते थे। यही तो उनसे उम्मीद भी की जाती थी कि वो मैनेजमेंट करें। शायद वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं मोड़ देते थे। ज्यादातर वो वही प्रॉब्लम्स सुलझाने की कोशिश करते थे जो सामने आ जाती थी और फिर अपना काम खत्म समझ लेते थे। पहले जब दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी तो इस तरह का मैनेजमेंट ठीक था। कोई बहुत दूर की सोच तो नहीं रखता था, लेकिन चल जाता था क्योंकि जिंदगी तो एक सीधे सपाट रास्ते पर चल रही थी। पहले के जमाने में जब बिजनेस ज्यादा घुमावदार नहीं था तो सिर्फ मैनेजमेंट स्किल्स काफी थी। पर आज का दौर देखिए, हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है। कल का नया आज पुराना हो गया। ऐसे में सिर्फ मैनेज करना ही काफी नहीं है, असल में लीडरशिप की जरूरत है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जॉन क्वेल्च तो यहां तक कहते हैं कि जब बिजनेस का माहौल स्टेबल था तो मैनेजमेंट स्किल्स काफी थी, मगर अब माहौल अनस्टेबल है, मानो हम अनजानी समंदर में नौका चला रहे हैं। ऐसे में जब गोल्स ही पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल हों तो वहीं असली लीडरशिप काम आती है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिल मकाहिलाहिला जो कि SGS थॉमसन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी में HR डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि ये बदलाव तो हो ही रहा है, पर मुझे शक है कि सभी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं। हो सकता है कि मैनेजर जैसा कोई ओहदा अब ज्यादा समय तक ना रहे और लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ही बदल जाए। आज कंपनियां ये जद्दोजहद कर रही हैं, जैसे जैसे वो अपना काम कम कर रही हैं और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कोशिश कर रही हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि अब सहयोग दिलाने वाली स्किल्स ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अच्छी कम्युनिकेशन, लोगों से जुड़ने की कला, दूसरों को सिखाने और टीम बनाने की ताकत, ये सब अच्छा लीडर बनने के लिए जरूरी है। देखिए, अब सिर्फ ऑर्डर देने से काम नहीं चलता, अब तो काम से असर डालने की जरूरत है और ये असल में लोगों को संभालने की कला और हुनर से ही हो सकता है। आज लीडरशिप शब्द सुनते हैं तो सीधे आपके दिमाग में आता है जनरल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई बड़ी कंपनी के चेयरमैन। ये तो ठीक है, इन बड़े ओहदे वाले लोगों से तो यही उम्मीद रहती है कि वो लीड करेंगे और ये लोग अपने अपने तरीके से लीड करते भी हैं। लेकिन असल में लीडरशिप सिर्फ ऊपर वालों का काम नहीं होता। लीडरशिप तो उतनी ही या उससे भी ज्यादा मौजूद है उन जगहों पर जहां हम सब रहते हैं और काम करते हैं। छोटी सी टीम को संभालना, ऑफिस स्टाफ में जोश भरना, घर में सबको खुश रखना, ये सब भी तो एक तरह से लीड करने जैसे ही है। ये लीडरशिप की असली फ्रंट लाइन है। ये मानना पड़ेगा कि लीड करना कभी आसान नहीं होता, पर अच्छी बात यह है कि हर किसी के अंदर लीडरशिप की क्षमता होती है और वो भी हर रोज। चाहे वो टीम का साथ देने वाला हो, मिडिल मैनेजर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, कस्टमर सर्विस का ऑपरेटर हो या फिर डाकघर में काम करने वाला हो, जो भी दूसरों के साथ काम करता है उसे लीड करना सीखना चाहिए। ये उनकी कामयाबी और खुशी को काफी हद तक तय करेगा। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, परिवार, सोशल वर्क्स, स्पोर्ट्स टीमें, पॉलिटिकल ग्रुप्स, हर जगह अच्छी लीडरशिप की बहुत जरूरत है। अब जरा सोचिए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के बारे में। कैलिफोर्निया के दो लड़के, जीन्स पहनने वाले, उम्र 21 और 26 साल। ना तो इनके पास कोई खास दौलत थी, ना ही कोई बिजनेस की ट्रेनिंग, और वो एक ऐसे एरिया में कुछ करना चाहते थे जो उस वक्त लगभग गैर मौजूद था। ये बात 1976 की है, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि घरों में कंप्यूटर होंगे। उस वक्त तो पूरा होम कंप्यूटर का बिजनेस कुछ एक शौकीन लोगों तक ही सीमित था, जिन्हें कंप्यूटर नर्ड कहा जाता था। तो जब जॉब्स और वोजनियाक ने अपनी वैन और 2 कैलकुलेटर बेचकर $1300 जुटाए और जॉब्स के गैराज में एप्पल कंप्यूटर INC की शुरुआत की, तो उनकी सफलता की उम्मीदें काफी कम थी। लेकिन इन दोनों युवा उद्यमियों के पास एक नजर थी, एक स्पष्ट विचार कि वो क्या हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, कंप्यूटर अब सिर्फ नर्ड्स के लिए नहीं है, कंप्यूटर दिमाग की साइकिल बनने जा रहे हैं।
सस्ते कंप्यूटर हर किसी के लिए होंगे। एप्पल के फाउंडर्स ने शुरू से ही अपने नजरिए को बनाए रखा और उन्होंने ऐसे लोगों को काम पर रखा जो उनके नजरिए को समझते थे, और इसलिए उन लोगों ने उन्हें सफलता में शामिल किया। वो लोग जीते जागते सांस लेते बस अपने नजरिए की ही बात करते थे, फिर चाहे कंपनी कुछ वक्त के लिए रुकी क्यों न गई हो। जब रिटेलर्स ने मना कर दिया, जब मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग ना में ना मिला दिए, या जब बैंकरों ने और पैसा देने से इनकार कर दिया, तब भी एप्पल के लीडर्स ने कभी हार नहीं मानी। दुनिया को कुछ वक्त लगा एप्पल को समझने में। कंपनी बने 6 साल बाद ही वो हर साल 6.5 लाख पर्सनल कंप्यूटर्स बेच रहे थे। वोजनियाक और जॉब्स अपने समय से बहुत आगे थे। वो कमाल के लीडर थे, लेकिन सिर्फ नई कंपनियों को ही विजनरी लीडरशिप की जरूरत नहीं होती। 1980 के दशक की शुरुआत में कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन बहुत मुश्किल में था। बर्तनों में तो कॉर्निंग का नाम चलता था, पर वो ब्रांड कमजोर होता जा रहा था। उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी, मार्केट शेयर गिर रहा था, ग्राहक हजारों की तादाद में विदेशी कंपनियों के पास जा रहे थे, और कंपनी की पुरानी सोच वाली मैनेजमेंट को कोई हल नहीं सोच रहा था। तभी चेयरमैन जेम्स आर हॉटन ने फैसला किया कि कॉर्निंग को एकदम नए नजरिए की जरूरत है, और उन्होंने एक प्लान पेश किया। हॉटन बताते हैं कि हमारे साथ एक बाहर का कंसल्टेंट काम कर रहा था, जो मानो तो हमारा गुरु था। वो असल में एक बेहतरीन सलाह देने वाला इंसान था, जो इस बात पर जोर देता रहता था कि हमें क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। हम एक बहुत ही निराशाजनक ग्रुप मीटिंग में थे। मैंने उठकर ऐलान किया कि हम 10 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, जो हमारे पास नहीं थे। हम अपना खुद का क्वालिटी इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे थे। हमें ये शुरू करना था। बहुत सी बातों ने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर किया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये मेरी अंतरात्मा का फैसला था। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या नतीजा होगा, बिल्कुल नहीं, ये कितना अहम होगा। हॉटन जानते थे कि कॉर्निंग को अपनी मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी सुधारनी है और डिलीवरी का समय कम करना है। उन्होंने जो रिस्क लिया वो ये था कि उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ली, अपने खुद के एम्प्लॉइज से। सिर्फ मैनेजर और इंजीनियर नहीं, हॉटन ने प्रोडक्शन लाइन के लोगों को भी शामिल किया। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव टीम बनाई और उनसे कहा कि वो पूरी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फिर से डिजाइन करें। कंपनी को बचाने के लिए ये जरूरी है। टीमों ने यह भी बदलाव किया कि कंपनी किस तरह इन्वेंट्री रखती है ताकि चीजें जल्दी बनकर बाहर निकल सके। नतीजे चौंकाने वाले थे। जब हॉटन ने यह बदलाव लागू किए तो फाइबर ऑप्टिक्स कोटिंग प्रोसेस में खराबी आने की दर 800 पार्ट्स पर मिलियन थी। 4 साल बाद ये घटकर 0 हो गई, और 2 साल बाद डिलीवरी का समय हफ्तों से घटकर कुछ दिनों का रह गया। 4 साल के अंदर ही कॉर्निंग की रिटर्न ऑन इक्विटी दुगनी हो गई। हॉटन के विजन ने वाकई में कंपनी को पूरी तरह बदल दिया। आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि कामयाब कंपनियां कैसे चलती हैं? वॉरेन पेनिस और बर्ट नैनस जैसे बड़े बड़े बिजनेस वाली सैकड़ों कंपनियों को स्टडी कर चुके हैं। छोटी बड़ी हर तरह की कंपनी ये देखती हैं कि उन्हें कैसे चलाया जाता है। इनका कहना है कि किसी भी लीडर के पास सबसे पहले एक तस्वीर होनी चाहिए, उसका नजरिया होना चाहिए। ये तस्वीर कंप्यूटर के फीचर की ही हो सकती है, एक सपने जैसी धुंधली या फिर किसी गोल की तरह बिल्कुल साफ। अहम बात यह है कि यह तस्वीर कंपनी के फ्यूचर की एक ऐसी कहानी बता रही है जो रियलिस्टिक हो, रिलायबल हो और अट्रैक्टिव हो। ये बताए कि कंपनी अभी जो है उससे बेहतर कैसे हो सकती है। ये सवाल पूछना ही जरूरी है। ये सवाल टीम लीडर पूछता है, डिपार्टमेंट हेड पूछता है, जैसे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी चीज के लिए खड़े हैं, हम किन लोगों की मदद कर रहे हैं, हम अपने काम की क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जवाब हर बार अलग होंगे, हर टीम के लिए अलग, हर लीडर के लिए अलग। अब ये मत सोचिए कि लीडर बनने का कोई एक ही तरीका है। शानदार लीडर हर तरह की पर्सनैलिटी में मिलते हैं, कोई शांत, कोई धाकड़, कोई मजाकिया, कोई सख्त। ये किसी भी उम्र, किसी भी धर्म, किसी भी जेंडर से हो सकते हैं। बस अपने अंदर के लीडर को तराशना होता है। फ्रेड अब एक टोनी अवार्ड जीत चुके कंपोजर हैं। उन्होंने ब्रॉडवे के कई हिट शोज बनाए हैं, जैसे कैबरे, किस ऑफ द स्पाइडर वुमेन। अक्सर उनके पास यंग कंपोजर सीखने के लिए आते हैं। फ्रेड बताते हैं कि वो उन्हें हमेशा यही सलाह देते हैं जो कभी इरविंग बर्लिन ने जॉर्ज गैशविन को दी थी। दरअसल जब बर्लिन और गैशविन पहली बार मिले थे तब बर्लिन पहले से ही बहुत फेमस थे। गैशविन उस वक्त टिन पेन एले में हफ्ते के 2,500 रुपए में काम करने वाले एक नए कंपोजर थे। बर्लिन उनके टैलेंट को देखकर बहुत इंस्पायर हुए और उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने की पेशकश की। वो उन्हें तिगुना पैसा देने वाले थे, लेकिन बर्लिन ने यही कहा, ये जॉब मत लो, अगर ली तो तुम्हें एक घटिया बर्लिन बनकर रह जाओगे, मगर खुद को बचाए रखना, खुद पर काम करना, तब तुम एक बेहतरीन गैशविन बन पाओगे। और गैशविन ने वही किया। उन्होंने खुद को बचाए रखा और अमेरिकन पॉप म्यूजिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। फ्रेड अपने शागिर्दों से यही कहते हैं,
किसी की नकल मत करो, हमेशा खुद से ही चीजें इजाद करो। लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी है खुद को जानना, अपने अंदर झांकना और देखना है कि आपके पास वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिन्हें लीडरशिप की ताकत में बदला जा सकता है। ये इतना अहम है कि इस पर थोड़ा शांत होकर जरूर विचार करना चाहिए। खुद से ये सीधा सवाल पूछिए, मेरे पास कौन सी आदतें हैं जिन्हें मैं लीडरशिप क्वालिटीज में बदल सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट एल क्रेंडल अमेरिकन एयरलाइंस के चेयरमैन बदलाव को पहले से भांप लेने का हुनर रखते थे। उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री की बहुत मुश्किल दौर में कंपनी को संभाला। इसी तरह ओलंपिक जिम्नास्ट मैरी लो रिटन को उनके जोश से बहुत फायदा मिला। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के छोटे से शहर से निकलकर हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली। अच्छे तजुर्बे वाले एबीसी न्यूज़मैन ह्यूंग डाउन्स की बात करें तो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज में से एक थी उनकी सादगी और नर्म मिजाज। ब्रॉडकास्टिंग के कड़े कंपटीशन वाले एरिया में उन्होंने अपना एक बड़ा करियर बनाया, फिर भी वो एक हम्बल इंसान बने रहे। इसलिए आपके लिए वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे अटूट लगन हो, टैक्स अक्ल हो, उम्दा इमेजिनेशन पावर हो, पॉजिटिव माइंडसेट हो या मजबूत वैल्यूज हो, उन्हें लीडरशिप में पनपने दें। याद रखें, कम शब्दों से कहीं ज्यादा जोरदार होती है। आर्थर एश एक वर्ल्ड फेमस टेनिस खिलाड़ी और एक बेहतरीन पिता थे। ये दोनों ही एरिया में उनकी लीडरशिप क्वालिटीज की मिसाल हैं। वो भी अपने काम के जरिए मिसाल बनने में विश्वास रखते थे, ना कि सिर्फ बातों से। उन्होंने अपनी मौत से कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था, मैं और मेरी पत्नी अपनी 6 साल की बेटी से इस बारे में बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा, बच्चे से आप जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा आप जो करते हैं वो उससे इंस्पायर होते हैं। उस बच्चे में, उस उम्र में बच्चे अपने आप को ईमानदार बनाए रखते हैं। अगर आप उन्हें एक बात सिखाते हैं और फिर खुद वो नहीं करते हैं तो वो तुरंत आपको टोक देंगे। मैं उन्हें ये बताता हूँ कि मेज पर कोहनी टिकाकर खाना ठीक नहीं है, फिर रात के खाने के बाद खुद ही कोहनी टिकाकर बैठ जाता हूँ। वो कहती है, पापा आपकी कोहनी मेज पर है, आपको इतनी मर्यादा रखना या इतनी इज्जत रखनी चाहिए कि आप कह सकें, हाँ बेटी आप सही कह रही हैं, और अपनी कोहनी मेज से हटा लें। असल में ये सुनने से भी ज्यादा ताकतवर सीख है। इसका मतलब है कि वो पहले भी सुन रही थी, वो बात समझती है और उसे देखकर पहचानती है, लेकिन इसे करने के लिए सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उसे करने से फर्क पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है, एक लीडर न सिर्फ एक मिसाल पेश करता है बल्कि उस पर अडिग रहता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जानी मानी कंपनी जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के चेयरमैन डगलस वार्नस को ही ले लीजिए। उनका हमेशा से यही मानना रहा है कि हर चीज में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। वो कहते हैं, जब भी आप मेरे पास कोई प्रपोजल लेकर आते हैं तो ये मान लें कि आपने जो बताया है वो कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के पहले पन्ने पर छप जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या आपको इस सौदे या सिचुएशन को संभालने में गर्व महसूस होगा, ये जानते हुए कि सब कुछ सबके सामने आ जाएगा? अगर नहीं तो फिर यहीं रुक करके हमें प्रॉब्लम पर सोच विचार करना होगा। यही एक सच्चे लीडर की निशानी है। अब जरा मदर टेरेसा को याद कीजिए। वो एक कैथोलिक नन थी जो कलकत्ता के एक संपन्न इलाके में हाई स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उन्हें हमेशा बाहर गली में परेशान रोगियों को देखकर बहुत दुख होता था। उन्होंने बताया कि मैंने उनकी आंखों में डर देखा था। ये डर था कि उन्हें कभी हमदर्दी नहीं मिलेगी, कभी उन्हें सही इलाज नहीं मिलेगा। ये डर उनमें पनपता रहा। वो जानती थी कि उन्हें कॉन्वेंट की सुरक्षा छोड़कर बाहर गली में जाना है और भारत के इन परेशान रोगियों के लिए शांति के घर बनाने हैं। आने वाले सालों में मदर टेरेसा और उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने 1,49,000 रोगियों की देखभाल की है, उन्हें दवाइयां और बेपनाह प्यार दिया है। एक बार दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के बाद मदर टेरेसा न्यूयॉर्क के एक हाई सिक्योरिटी जेल गई। वहां उन्होंने 4 कैदियों से मुलाकात की जिन्हें एड्स था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये आज के कुष्ठ रोगी हैं। वो वापस न्यूयॉर्क लौटी और सीधे तौर पर मेयर एडवर्ड कोच से मिलने गई। उन्होंने मेयर से पूछा कि क्या वो गवर्नर मारियो कुओमो को फोन लगाएंगे। कोच ने फोन उन्हें थमाते हुए कहा, गवर्नर साहब मैं अभी सिंग सिंग से लौटी हूँ, वहाँ 4 कैदियों को एड्स है, मैं एक एड्स सेंटर खोलना चाहती हूँ, क्या आप इन्हें मुझे रिहा कर देंगे? मैं चाहती हूँ कि ये एड्स सेंटर के पहले 4 मरीज बने। ठीक है मदर, कुओमो ने कहा, राज्य की जेलों में एड्स के 43 मामले हैं, मैं सभी 43 को रिहा कर देता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 4 से शुरू करना चाहती हूँ। अब मैं आपको उस इमारत के बारे में बताती हूँ जिसे मैंने सोचा है, क्या आप उसे खरीदने में मेरी मदद करेंगे? कुओमो इस औरत के जज्बे के आगे झुक गए और बोले, ठीक है। फिर मदर टेरेसा ने मेयर कोच की तरफ रुख किया और कहा, आज सोमवार है, मैं इसे बुधवार को खोलना चाहती हूँ, हमें कुछ परमिट की जरूरत पड़ेगी, क्या आप उन्हें दिलवाने में मदद कर सकते हैं? कोच ने इस छोटी सी औरत को अपने ऑफिस में खड़े देखकर सिर हिलाया और कहा, जब तक आप मुझे
फर्श धोने को नहीं कहती, सब हो जाएगा। तो देखा आपने, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं होता, ये जज्बा और नेक इरादे का भी मामला है। वैसे ही जैसा कि मदर टेरेसा ने दिखाया, एक लीडर दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं और उनकी मदद के लिए पहाड़ भी हिला सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट की। उनके बच्चे उन्हें बहुत मानते थे और इसकी वजह भी थी, वो भी काफी अच्छी थी। एक दिन उनके पास उनके एक परेशान दोस्त आए। उनके दोस्त के बेटे ने घर छोड़ दिया था और अपनी मौसी के पास रहने चला गया था। वो कहते थे कि लड़का बिगड़ गया है, ये करता है, वो करता है। उनका मानना था कि कोई भी उस लड़के के साथ रह नहीं सकता। रूजवेल्ट ने उनकी बात सुनकर कहा, देखिए मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कोई खराबी है, पर हाँ, अगर एक जिंदा दिल लड़के को घर पर प्यार और समझ नहीं मिलती है तो वो उसे कहीं और ढूंढने चला जाएगा। कुछ दिनों बाद रूजवेल्ट उस लड़के से मिले और बोले, मैं ये क्या सुन रहा हूं, तुम घर छोड़कर चले गए हो? लड़के ने जवाब दिया, वो बात यह है कर्नल साहब, जब भी मैं पापा के पास जाता हूँ वो गुस्से से तमतमा उठते हैं, वो कभी मेरी बात नहीं सुनते, उनके हिसाब से मैं हमेशा गलत होता हूँ। रूजवेल्ट ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, शायद अभी तुम्हें ये यकीन ना हो, लेकिन तुम्हारे पिता ही तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दुनिया में उनके लिए तुम सबसे ज्यादा अहमियत रखते हो। लड़के ने कहा, यह बात तो हो सकती है कर्नल रूजवेल्ट, लेकिन काश वो अपना प्यार दिखाने का कोई और तरीका अपनाते। इसके बाद रूजवेल्ट ने उस लड़के के पिता को बुलाया और उन्हें कुछ कड़वे सच बताए। पिताजी बिल्कुल उसी तरह से गुस्से से भर उठे जैसा लड़के ने बताया था। रूजवेल्ट ने उनसे कहा, देखिए, अगर आप अपने बेटे से उसी तरह से बात करते हैं जैसी आप अभी मुझसे कर रहे थे, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो घर छोड़कर चला गया। असल में ये बात हैरानी वाली है कि उसने ये पहले क्यों नहीं किया। अब आप जाइए और उसके साथ दोस्ती बढ़ाइए। ये था किस्सा रूजवेल्ट का। अब बात करते हैं ऑफिस की राजनीति और आपस में बातचीत करने के तरीके के बारे में। जरा सोचिए कि आपने कभी यह महसूस किया है कि ऑफिस में आपस में बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, मानो कोई आपकी सुन नहीं रहा था, या फिर उल्टा सीधा जवाब दे रहा है, या फिर सीधे तौर पर बोलें तो बॉस आपको डांट रहे हैं। ये सब कुछ पहले काफी आम था, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों में भी। पहले तो ये माना जाता था कि ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों को कड़वे बोल बोलने का पूरा हक है, साथ ही साथ उन्हें एक अच्छा ऑफिस विंडो और 2 घंटे का लंच ब्रेक भी मिलना जैसे जरूरी सा था। अफसोस, कई परिवारों, स्कूलों और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही तरीका अपनाया जाता था। कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि जितना जोर से आप बोलेंगे उतने ही आप मजबूत हैं। अपनी बात पर अड़े रहना ज्ञान की निशानी है और बहस करना ईमानदारी की पहचान है। लेकिन शुक्र है कि वो दिन अब जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉयज, घर में माता पिता और बच्चे, स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी खुलकर बातचीत करते हैं। इस पुराने तरीके को समझने के लिए जरा एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। क्रिसलर कंपनी के एक्स चेयरमैन जेरी ग्रीनवॉल्ड बताते हैं कि पहले कंपनी में सूचना देने का तरीका बचपन के खेल जैसा था। अगर 2 बच्चे पास में रहते हैं और उन्हें कोई बात करनी है तो वे सीधे जाकर एक दूसरे से बात कर लेंगे। लेकिन अगर ये 2 लोग कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते तो एक बच्चा अपने बड़े भाई को बताता, वो अपनी माँ को, माँ अपने पिताजी को, और फिर पिताजी जाकर दूसरे बच्चे के पिताजी को बताते। अंत में काफी देर बाद जाकर दूसरा बच्चा ये जान पाता कि पहला बच्चा उससे क्या कहना चाहता था। ग्रीनवॉल्ड बताते हैं कि क्रिसलर में अब वो इस पूरे सिलसिले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं और आप किसी को कोई सुधार बताना चाहते हैं तो सीधे जाकर उनसे बात करें। अपने सुपरवाइजर, फिर सुपरिटेंडेंट को मत बताइए। ऐसा करने से 6 महीने बाद भी हो सकता है कि वो दूसरा शख्स ये समझ ही ना पाए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। चलिए थोड़ी देर बात करते हैं इस बारे में कि कैसे अच्छी कम्युनिकेशन वाकई जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, किसी भी बिजनेस में या फिर कहीं और भी अगर आप अपने विचारों, अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचा ही ना सके तो उन शानदार आइडियाज का क्या फायदा। अच्छी कम्युनिकेशन वो आग है जो लोगों में जोश भरती है, जो किसी भी प्लान को हकीकत में बदल देती है। असल में अच्छी तरह से बातचीत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बचपन से ही हम सब रोजाना बातचीत तो करते ही हैं, लेकिन असल में सही मायनों में असरदार बातचीत कर पाना, दूसरों को समझा पाना, उनकी बात समझ पाना, ये बड़ी चीज है। तो फिर अच्छी कम्युनिकेशन सीखने का कोई जादुई फंडा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज, बातचीत को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। चाहे ऑफिस में कितना भी काम का बोझ हो, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का वक्त निकालना बहुत जरूरी है। आपके पास कितने भी शानदार आइडियाज हों, अगर आप उन्हें शेयर नहीं कर पाएंगे तो उनका कोई फायदा नहीं है। मीटिंग्स में किसी कलीग के साथ आमने सामने बातचीत करने
दालान में चलते हुए, वाटर कूलर पर रुककर या फिर ऑफिस के कैफेटेरिया में आधा घंटा बिताकर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जरूरी यह है कि बातचीत का सिलसिला कभी रुके नहीं। मिसाल के तौर पर रॉबर्ट क्रैंडल, जो कि अमेरिकन एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी AMR कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, उनके ऑफिस के बाहर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। वो हर सोमवार को ज्यादातर वक्त वहीं बिताते हैं, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों से बातचीत करते हुए और उनकी बातें सुनते हुए। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले हमने वहां सीनियर ऑफिसर्स के साथ कंपनी के 3-4 लेवल के 8-10 लोगों को बुलाया था। हम एक बहुत ही पेचीदा एनालिसिस कर रहे थे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमने जो हब एंड स्पोक सिस्टम बनाया है वो अब भी उतना ही फायदेमंद है या इंडस्ट्री में बदलाव की वजह से ये फाइनेंशियली नुकसानदेह हो गया है। जब हमने ये हब एंड स्पोक का तरीका बनाया था तब चीजें एक तरह से थी, अब वो बदल चुकी हैं। इसका असर इस बात पर पड़ा है कि लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। साथ ही इसका असर किराए पर भी पड़ा है। नतीजा ये हुआ है कि अब हमें ये यकीन नहीं है कि ये हब एंड स्पोक सिस्टम अब भी कारगर है या नहीं। ये पता लगाना बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए ढेर सारे डेटा की जरूरत होती है। इसलिए हमने एक दिन 3.5 घंटे बिताए। इस दौरान कई तरह के नजरिए सामने आए, काफी बहसें हुई और इस मसले को लेकर माहौल काफी गंभीर था। आखिरकार हमने लोगों को 3-4 और काम देकर वापस भेज दिया और वो लोग 2 हफ्ते में और ज्यादा जानकारी लेकर वापस आएंगे। फिर हम सब मिलकर फिर से बात करेंगे। क्या हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हम क्या अलग कर सकते हैं जिससे कामयाबी की उम्मीद बने। उम्मीद है कि इस तरह से हम इन मुश्किलों का हल निकाल पाएंगे। इससे उन्हें फायदा तो होता ही है, साथ ही उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि वो कंपनी के फ्यूचर को बनाने में शामिल हो रहे हैं। इससे आपसी भरोसा भी बढ़ता है। अब ये मत सोचिए कि ये बातचीत सिर्फ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में ही होनी चाहिए। दरअसल कई बार तो इनफॉर्मल सी बातचीत से ही कमाल का कम्युनिकेशन हो जाता है। वॉल्टर ए ग्रीन हैरिसन कॉन्फ्रेंस सर्विसेज के चेयरमैन हैं। वो एक खास तरीका अपनाते हैं जिसे वो 1-on-1s कहते हैं। वो बताते हैं कि अफसोस की बात है कि कंपनियों में पदों का झमेला होता है जिसमें वो अक्सर उलझ जाती हैं। प्रेसिडेंट्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और भी कई ओहदे होते हैं। ये 1-on-1s इसी को पार करने का एक तरीका है। ये बातचीत आमतौर पर लंच के वक्त होती है और बिल्कुल इनफॉर्मल होती हैं। मैं कंपनी में किसी से भी जिससे मिलना चाहता हूँ ऐसे लंच पर मिलता हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि उनके लिए क्या मायने रखता है, वो कंपनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, अपनी नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनके बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। उनके लिए मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि वो मुझसे कंपनी के बारे में सवाल पूछें। ये सब एक दूसरे से मिलकर बात करने से आसान हो जाता है। इसी तरह के फायदे JP मॉर्गन बैंक के प्रेसिडेंट डगलस वार्नर को भी मिले। वो बताते हैं कि हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर कोई हमारे पास आए, हम उनके पास जाते हैं। वो हफ्ते में कई बार अपने टॉप असिस्टेंट के साथ बैंक के 30-40 बड़े लोगों के साथ कॉफी पीते हैं। उनके शब्दों में कहें तो ये आमने सामने की सीधी और इनफॉर्मल बातचीत है। एक बड़े बैंक ने भी पाया कि छोटी छोटी बातचीत कितनी फायदेमंद हो सकती है। यही बात ऊपर के पदों पर भी लागू होती है। हर रोज न्यूयॉर्क और विदेशों से आने वाले करीब 300 मैनेजिंग डायरेक्टर्स को लंच पर बुलाया जाता है। इस तरह हर रोज खुलकर बातचीत करने का एक मंच मिल जाता है। ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, ये तो जिंदगी भर काम आता है, चाहे घर पर हो, स्कूल में हो, मंदिर में हो या फिर साइंस की दुनिया में भी। हर कहीं जहां भी लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है वहां बातचीत अच्छी होनी चाहिए। पहले जमाने में तो साइंटिस्ट सारी जिंदगी लैब में ही बिता देते थे, सिर्फ नेचर के रहस्यों को खोजना ही उनका काम होता था। लेकिन अब वो जमाना चला गया। आजकल की कठिन दुनिया में तो साइंटिस्ट को भी सुनना और बताना आना चाहिए। डॉक्टर रोनाल्ड इवांस, जो कि साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज में एक मशहूर रिसर्च प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि बहुत से साइंटिस्ट ये नहीं जानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसे दूसरों को अच्छे से कैसे समझाएं। उन्हें तो पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो इसे आसान भाषा में बताने में परेशानी का सामना करते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। रिसर्च के लिए फंड लेने के लिए तो आपको लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं। ये बात तो कारों के मामले में भी लागू होती है। ली आइकोका जब फोर्ड मोटर कंपनी में गए थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से डिजाइनर और इंजीनियरों में ये कमजोरी थी। वो बताते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं जिनके पास कमाल के आइडियाज होते थे, लेकिन वो उन्हें दूसरों को समझा नहीं पाते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या किसी कमेटी को ये ना बता सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छी बातचीत करना एक बहुत जरूरी स्किल है। अगर कंपनी में, स्कूल में या घर में लोग आपस में बातचीत करना नहीं सीखते तो वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे।
आइए अब चलिए लेविन परिवार के हालात पर एक नजर डालते हैं। बच्चों की उम्र बढ़ रही थी। इसका मतलब था बच्चों के खेलने के लिए बाहर जाना, जन्मदिन की पार्टियां, क्रिकेट मैच, डांस क्लासेस और ढेर सारे फंक्शंस। हरिएट को तो ये याद ही नहीं रहता था कि वो कितनी बार गाड़ी चलाकर बच्चों को इधर उधर ले जा चुकी हैं। स्टुअर्ट को तो अपनी नौकरी बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें अलग अलग शहर घूमना पड़ता था। इस वजह से वो जितना चाहते थे उतना परिवार के साथ नहीं रह पाते थे। ऐसे में घर में हरिएट अपने बच्चों जेसी और एलिजाबेथ के साथ अकेली रहती थी। ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर अब वो पहले से ज्यादा आजाद हो रहे थे। हरिएट बताती हैं कि जेसी और एलिजाबेथ बहुत ज्यादा टीवी देखते थे और पढ़ाई कम करते थे। हमारे पास आपस में बातचीत करने का भी समय नहीं बचता था। लेकिन चीजें हाथ से निकलने से पहले ही लेविन परिवार ने एक रात साथ बैठकर एक प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो एक फैमिली काउंसिल बनाएंगे। हर रविवार रात के खाने के बाद वो सब रसोई की टेबल पर इकट्ठा बैठेंगे और शांति से बातचीत करेंगे, चाहे किसी के मन में कोई भी बात हो। हमारा मकसद था कि हर हफ्ते एक ऐसा समय तय हो जहां हम सब खुलकर बात कर सकें। फैमिली काउंसिल में छोटी बड़ी हर तरह की बातें होने लगीं। क्या बच्चे टीवी देखने से पहले आधा घंटा पढ़ते हैं? क्या स्टुअर्ट फुटबॉल मैच के लिए वापस आ पाएंगे? हरिएट कब एक ही तरह की चिकन डिश बनाना बंद करेंगे? बैठक के अंत में बच्चों को उनकी हफ्ते की पॉकेट मनी भी मिल जाती थी। हरिएट बताती हैं कि हर किसी को इसमें भाग लेना होता था और अगर सच बोलते तो किसी को भी डांट नहीं पड़ती थी। मैनेजर्स अक्सर यही गलती करते हैं। वो सोच लेते थे कि सारी समझ सिर्फ उन्हीं में है। वो ये भूल जाते थे कि बातचीत दो तरफा होनी चाहिए। आपको अपने ख्याल दूसरों के साथ शेयर करने होते हैं और उनकी बात भी सुननी होती है। यही दूसरा तरीका है। दूसरों के लिए खुले रहें, चाहे वो ऊपर वाले हों, नीचे वाले हों या आपके बगल में खड़े हों। एक रोमन राइटर पब्लिलियस सीरियस ने भी 2000 साल पहले इसी इंसानी फितरत को पहचानते हुए लिखा था, जब दूसरे हमारी परवाह करते हैं तब हम भी उनकी परवाह करने लगते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे किसी कंपनी में आप ऊपर चढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑफिस के लोग और ग्राहक आपसे दूर होते हुए महसूस होने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि कोई आपकी नहीं सुन रहा और आप भी उन सब तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मगर यही वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे से बातचीत की जाए। अभी सोचिए, अगर आपके साथ काम करने वाले ये देखें कि आप उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो भी आपके फीडबैक को नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। साथ ही वो आपको वो अहम जानकारी भी देंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो दिखाइए कि कंपनी के फ्यूचर की आपको परवाह है और उनके बारे में भी आप उतना ही सोचते हैं। ये बात सिर्फ दफ्तर वालों के लिए ही नहीं बल्कि कस्टमर्स के लिए भी लागू होती है। उनसे भी दिल से बात करें, उनकी फिक्र को समझिए और उनसे अपनी फिक्रें जताइए। अमेरिका की एक बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी के थॉमस सॉन्डर्स को ही ले लीजिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बिजनेस ढूंढें जिनमें उनके कस्टमर्स का पैसा लगाना फायदेमंद हो। वो ये काम बखूबी करते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी उन कंपनियों से मिलती है जो अपने कस्टमर से अच्छी तरह बातचीत करती हैं। हाल ही में वो लुइसियाना के एक ज्वेलरी के होलसेल ट्रेडर से मिले। उन्होंने पूरा दिन वहां की फैक्ट्री देखी, मगर असली कमाल तो वहां के टेली मार्केटिंग रूम में सिर्फ 5 मिनट बिताने से ही पता चल गया। सॉन्डर्स बताते हैं वो फोन पर कस्टमर से बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। सर्विस की क्वालिटी भी बेहद शानदार थी। कोई गलती नहीं हो रही थी। बस पूछते थे, ये लेना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे पास स्टॉक में है। 2 लेना चाहते हैं? बढ़िया। 3 लेना चाहते हैं? कोई बात नहीं। जी हाँ, ये भी है। नहीं, ये तो अभी ऑर्डर करना होगा, मगर इसकी जगह ये ले सकते हैं। जी, अगर कैटलॉग के पेज नंबर 600 पे देखें तो वहां एक माउंटिंग है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। बात सिर्फ 15 सेकंड में खत्म। कमाल की बात है। औसतन हर फोन कॉल 15 सेकंड में निपट जाता था और हर ग्राहक खुश होकर जाता था। ऐसी कंपनी में पैसा लगाना भला कौन नहीं चाहेगा। बिल क्लिंटन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट। उन्होंने टीवी पर सवाल जवाब करने का एक नया तरीका शुरू किया था। इससे उन्हें 2 फायदे होते थे। एक तो उन्हें पता चलता था कि आम लोगों के मन में क्या चल रहा है, और दूसरा ये दिखाने का मौका मिलता था कि वो उनकी परवाह करते हैं। भले ही वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ना निकाल पाते थे, पर वो वहां होते थे, उनकी बात सुनते थे, उनसे जुड़ते थे और अपने ख्याल भी रखते थे। ये कोई नई बात नहीं है। इससे भी 100 साल पहले अब्राहम लिंकन कुछ ऐसा ही करते थे। उन दिनों कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर अपनी बात कह सकता था। लिंकन कभी कभी तो अपने सपोर्टर्स को जवाब देने के लिए कहते थे, लेकिन कई बार वो खुद ही उन चिट्ठियों का जवाब देते थे। इस बात को लेकर उनकी थोड़ी आलोचना भी हुई। आखिर जब देश में वॉर चल रहा हो और देश को एक रखना हो, तो ऐसे मामलों में वक्त क्यों बर्बाद करना। ऐसा इसलिए क्योंकि लिंकन जानते थे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जनता की राय समझना कितना अहम है। वो सीधे लोगों की बात सुनना चाहते थे। अभी के दौर में भी यही चीज बहुत मायने रखती है। फोर्ड मोटर कंपनी के एक बड़े ऑफिशियल रिचर्ड फेंस्टर माचेर का भी यही मानना है। वो हमेशा
अपने लोगों से कहते हैं कि उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ऑफिस में जाते समय अगर आप उन्हें अपने कमरे में देखें तो झिझके नहीं, सिर्फ नमस्ते करने के लिए भी आ सकते हैं। कोई आइडिया शेयर करना हो तो ज़रूर करें, किसी मैनेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा कि आसपास के लोगों से खुलकर बातचीत हमेशा इतनी आसानी से नहीं होती। ऐसा कई बार इसलिए होता है क्योंकि बातचीत के लिए माहौल सही नहीं बन पाता। यही वो जगह है जहां हमारा तीसरा नियम काम आता है, बातचीत के लिए खुला माहौल बनाएं। ये तो बुनियादी बात है कि जब तक आप लोगों पर भरोसा नहीं करते और उनकी दिलचस्पी की चीज़ों पर बात नहीं करते, वो खुलकर अपने विचार नहीं रखेंगे और आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। आप कितना भी दिखावा करें, आप असल में बातचीत के लिए कितने खुले हैं, ये बात तो सामने आ ही जाती है। जैसा कि ओलंपिक जिम्नास्ट मैरी लू रेटन कहती हैं, आप तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान बात करने के लिए तैयार है या नहीं। जब आपको वो फीलिंग आती है तो आप उस शख्स को उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला कोने में खड़ा है और कह रहा है मुझसे बात मत करो। तो आप इस तरह का सिग्नल देने से कैसे बच सकते हैं? लोगों से मिलनसार बने और उन्हें बताएं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं। मैरी लू रेटन की सलाह माने, जमीन से जुड़े रहना और हम्बल होना बहुत जरूरी है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराऊं। हर कोई एक जैसा होता है। मेरा मानना है कि हर किसी का अपना एक लेवल होता है, फिर चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हों या कोई सेल्समैन, बस काम अलग अलग होते हैं। यही बातचीत के लिए खुला माहौल बनाने का असली मतलब है, लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराना। पहले ये सब आज के मुकाबले थोड़ा आसान था। टेलीविजन अनाउंसर और पहले बेसबॉल खिलाड़ी रह चुके जो गैरागोयला को याद है कि पहले खिलाड़ियों और फैंस के बीच कितना आमना सामना होता था। वो बताते हैं, जब हम मैदान से निकलकर घर जाते थे तो उन्हीं फैंस के साथ सबवे में सफर करते थे जो स्टेडियम में स्टैंड्स में खड़े हुआ करते थे। ये कोई अनोखी बात नहीं थी कि कोई फैन कहता था, अरे जो आपने उस तीसरे स्ट्राइक पर बल्ला क्यों घुमाया, उसे जाने क्यों नहीं दिया। अब फैंस और खिलाड़ियों के बीच वैसा जुड़ाव नहीं रहा, सिवाय इसके कि अखबारों में पढ़ने के अलावा कि वो खिलाड़ी 6 करोड़ या 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है या नहीं। रेस टाटा, जो हाई परफॉर्मेंस इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने वाली कंपनी एनालॉग डिवाइसेस इंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने दोस्त रेड ऑरबैक से ये सीखा कि लोगों में दिलचस्पी लेना कितनी जरूरी है। रेड ऑरबैक लंबे समय तक बोस्टन सेल्टिक्स बास्केटबॉल टीम के प्रेसिडेंट रहे थे। स्टाटा याद करते हुए कहते हैं, जब वो लीडरशिप के बारे में बात करते थे तो वो अक्सर ये कहते थे, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। वो इसे लीडरशिप के लिए एक जरूरी चीज मानते थे और लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग सचमुच मानते हैं कि दिन के अंत में वो आपके भरोसे और उनके बारे में आपकी परवाह पर यकीन कर सकते हैं, तो आप ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिनका उनके लिए ज्यादा मतलब होता है। तभी और सिर्फ तभी बातचीत के लिए जमीन सही से तैयार मानी जाएगी। और हाँ, ये सब बिना मेहनत के नहीं होगा, आपको लगातार कोशिश करनी होगी। आप जानते हैं, किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या फिर ऑफिस का माहौल। लीडर भी कोई अलग नहीं होते। स्टाटा बताते हैं कि जब भी वो लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो वो अक्सर ये कहते थे कि मुझे अपने लोगों से प्यार है। उनके मुताबिक ये किसी भी लीडरशिप की पहली शर्त होती है और ये बात लोगों को पता भी होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर ऑफिस में ऐसा माहौल हो जहां लोगों को ये पूरा भरोसा हो कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी भलाई चाहते हैं, तो उनके लिए वो रिश्ता और भी मायने रखने वाला हो जाता है। तब जाकर आप उनके साथ खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन ये विश्वास यूं ही नहीं बन जाता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ साल पहले की बात है, कोमिंग्स कंपनी के डेविड लूथर एक यूनियन लीडर को कंपनी के नए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को अपनाने के लिए मना रहे थे। लूथर ने घंटों उन्हें समझाया, ये बताया कि कैसे ये प्रोग्राम मैनेजमेंट और लेबर दोनों के लिए फायदेमंद होगा, मगर यूनियन लीडर उनकी एक भी मानने को तैयार नहीं थे। लूथर बताते हैं कि वो आदमी उठकर बोला, मुझे मूर्ख मत बनाइए, ये सब बकवास है। आप लोग सिर्फ वर्करों से ज्यादा काम निकालना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बातचीत जारी रखी। लूथर कहते हैं, वो थोड़ा तो माने, पर मैं उन्हें अपनी बातों से विश्वास नहीं दिला सका। मुझे समझ आ गया कि विश्वास आप केवल बातों से नहीं जगा सकते, उसे साबित भी करना होता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अगले साल भी यही बात लेकर आऊंगा, उसके बाद भी आऊंगा और उसके बाद भी आऊंगा। मैं उन्हें वही बात बार बार समझाता रहा और लूथर वाकई हर साल वापस जाते रहे। उनका मैसेज समझने में कई साल लग गए। सबसे पहले उन्हें यह दिखाना था कि वो छोटे छोटे मामलों में भी भरोसे के लायक हैं। उन्हें यह भी दिखाना था कि वो यूनियन की चिंताओं को भी सुन रहे हैं। आखिरकार लूथर के धैर्य का फल मिला
और कोमिंग्स की यूनियनें क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में असली पार्टनर बन गईं। याद रखने वाली आखिरी बात, अगर कोई आपसे खुलकर अपनी राय रखता है तो उसे सजा मत दीजिए। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे वो दोबारा खुलकर बात करने से हिचकिचाए। तो कभी आप ऑफिस में कोई सुझाव देते हैं और आपका बॉस उससे सहमत नहीं होता, ऐसे में क्या किया जाए? ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए आपको एक किस्सा बताते हैं फ्रेड जे सीवर्ट का, जो न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। फ्रेड बताते हैं कि अगर कोई कर्मचारी कोई सुझाव देता है और मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो मुझे उन्हें बहुत ही ध्यान से समझाना पड़ता है कि मैं क्यों असहमत हूं। मेरा मकसद ये होता है कि वो बेझिझक दोबारा आएं और अपने और भी आइडियाज शेयर करें। मैंने अपनी टीम के कुछ लोगों से ये भी कहा है कि हो सकता है मैं उनके 99 सुझावों में से 99 से ही असहमत रहूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी राय मुझसे शेयर करते रहें। आखिरकार उन्हें इसीलिए तो सैलरी मिलती है। उस एक बार में उनका कोई नायाब आइडिया कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और यह मत सोचिए कि मैं उनको कम समझूंगा सिर्फ इसलिए कि मैं ज्यादातर कई बार असहमत रहता हूं। सोचिए, 100 में से सिर्फ एक बार। ये सुनने में शायद बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन कई बार छोटी सी पॉसिबिलिटी भी कई बड़े बदलाव ला सकती है। यही वजह है कि विचारों को सुनना और शेयर करना इतना जरूरी है। असल में अच्छी कम्युनिकेशन एक कला है और एक हुनर भी। ये ऐसी चीज है जिस पर हमें जितना ध्यान देना चाहिए उतना हम नहीं देते। इसमें कई बार अपने विचारों को सामने रखकर थोड़ा रिस्क लेने की भी जरूरत होती है। दूसरों के साथ अपने विचारों को शेयर करना और उनसे भी राय लेना हमेशा आसान नहीं होता। इसमें मेहनत और वक्त लगता है। इसके लिए कुछ तरीके सीखने होते हैं और उन्हें लगातार इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। लेकिन घबराइए मत, प्रैक्टिस से ही सब कुछ सीखा जा सकता है। अब आपको एक किस्सा बताते हैं ताइवान के एक बेहतरीन वकील की, जिनका नाम है कू शीजू। ये ताइपे में चीफ प्रोसिक्यूटर हैं और बड़ी से बड़ी ऑडियंस को स्पीच देने में भी माहिर हैं। लेकिन यकीन मानिए, कभी वो भी लोगों के सामने बोलने से घबराते थे। अभी जब वो युवा वकील थे तो उन्हें हर तरफ से बोलने के लिए बुलावा आता था, रोटरी क्लब से लेकर लॉयंस क्लब तक, जूनियर अचीवमेंट प्रोग्राम तक। मगर वो हर बार मना कर देते थे। उन्हें लोगों के सामने बोलने का इतना डर था जैसे कि बहुत से लोगों को होता है। वो बताते हैं कि अगर मैं किसी मीटिंग में भी जाता था तो हमेशा कोने वाली सीट ढूंढता था और वहां भी बमुश्किल ही कभी बोल पाता था। कू शीजू जानते थे कि इस डर की वजह से उनके करियर में भी रोड़ा अटक रहा है। रातों को भी चिंता की वजह से नींद नहीं आती थी। उन्हें पता था कि ये अपनी बात कहने के लिए डर पर काबू पाना बहुत जरूरी है। फिर एक दिन उन्हें अपने पुराने हाई स्कूल में बोलने का मौका मिला। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक अच्छा अवसर है। उन्होंने सालों से स्कूल के साथ और वहां के स्टूडेंट्स के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखा था। अगर कोई भरोसेमंद ऑडियंस हो सकती थी तो वो यही लोग थे। ऐसे में उन्होंने इस मौके को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने जितना हो सकता था तैयारी की। उन्होंने वो सब्जेक्ट चुना जिसके बारे में उन्हें सबसे ज्यादा जानकारी थी और जो उनके दिल के करीब था। उनका नाम एक प्रोसिक्यूटर का काम था। उन्होंने अपनी स्पीच असली जिंदगी के उदाहरणों के इर्द गिर्द बनाई। उन्होंने इसे रटा नहीं लिख कर ले गए। वो स्कूल के ऑडिटोरियम में गए और ऐसे बोले मानो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वही माहौल बनाया था उन्होंने। और उनकी स्पीच बहुत सफल रही। स्टेज से वो देख सकते थे कि पूरा हॉल उनकी तरफ ध्यान लगाए हुए है। उनके चुटकुलों पर लोग हंस रहे थे। वो उनकी एनर्जी और सपोर्ट को महसूस कर सकते थे। जब उन्होंने बोलना खत्म किया तो स्टूडेंट्स खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस दिन कू शीजू ने कम्युनिकेशन के बारे में कुछ जरूरी बातें सीखी। उन्होंने जाना कि बातचीत के लिए खुलापन और भरोसे का माहौल कितना जरूरी होता है और सफल कम्युनिकेशन कितना फायदा दे सकता है। कू शीजू यही नहीं रुके। वो ताइपे में लेक्चर देने के लिए सबसे पसंद किए जाने वाले वकील बन गए और जल्द ही चीफ प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर पहुंच गए। आखिरकार वो बातचीत करना सीख ही गए। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं एंड्रयू कार्नेगी की और उनकी एक चतुराई की। बचपन में ही कार्नेगी को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि लोगों को अपने नाम से कितना लगाव होता है। 10 साल की उम्र में उनके पास एक खरगोश का जोड़ा था। एक सुबह उठकर उन्होंने देखा कि उनके पास अब एक पूरा टोकरा छोटे छोटे खरगोशों से भर चुका है, पर उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने आस पड़ोस के 6 लड़कों से एक शानदार डील की। उन्होंने उन बच्चों से कहा कि अगर वो रोज खरगोशों के लिए घास इकट्ठा करके लाएंगे तो वो उन खरगोशों के नाम उन लड़कों के नाम पर रख देंगे। ये प्लान बिल्कुल जादू की तरह काम कर गया। इस कहानी की सीख ये है कि एंड्रयू कार्नेगी यह किस्सा कभी नहीं भूले और सालों बाद उन्होंने बिजनेस में भी इसी तरकीब का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाए। उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियां बेचनी थी। उस समय रेल रोड के चेयरमैन थे जे एडगर थॉमसन।
तो बचपन के खरगोशों की सीख याद रखते हुए कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बहुत बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रखा जे एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। अब अपने साथ काम करने वालों में हौसला कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के लीडर होते और आपके सामने ये चैलेंज आए कि आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ दें, तो आप क्या करते? ये कहानी है रिबॉक के चेयरमैन पॉल फायरमैन की। उन्होंने ये कमाल का गोल रखा था कि वो 2 साल में ही नाइके को मार्केट शेयर में पछाड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने लोगों को डराया होगा या फिर ज्यादा पैसा देने का लालच दिया होगा। नहीं, उन्होंने कुछ अलग ही किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को खुद से जोड़ा, उन्हें खुद को साबित करने का मौका दिया। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जिसमें खूब पैसा लगाया। साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स फिगर्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी वादा किया। यानी उन्होंने दिखाया कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट किया। फायरमैन कहते हैं कि लोगों को जबरदस्ती टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। लीडर का काम है कि वो अपने विजन, अपने सपने को लोगों के दिलों में बैठाए। ये आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन जब आप लोगों को साथ लाते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो किसी खास चीज का हिस्सा हैं, तो फिर वो कमाल कर सकते हैं। एक इंसान 10 लोगों को जोड़ सकता है, वो 10-100 लोगों को जोड़ सकता है। वो शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। लीडर को भी वैसा ही बनना है, जोश जगाना होता है, लोगों को ये यकीन दिलाना होता है कि वो किसी बड़े काम का हिस्सा बन रहे हैं। ये बताना है कि हम सब साथ हैं, हम एक टीम हैं, हम जो कर रहे हैं वो मायने रखता है, हम सबसे बेहतरीन हैं। यही वो मिट्टी है जिसमें असली मोटिवेशन पैदा होती है। हाँ, हर किसी को सैलरी, बोनस और अच्छे बेनिफिट्स चाहिए ही हैं, लेकिन असली मोटिवेशन सिर्फ पैसों या नौकरी जाने के डर से नहीं आती। जो लोग सिर्फ पे चेक के लिए काम करते हैं वो कभी अपना पूरा दम नहीं लगाएंगे। डर दिखाकर भी काम नहीं चलता। अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंपनियों में सिर्फ नाराज एम्प्लॉयज ही होते हैं जो बस मौका मिलते ही बॉस को पछाड़ने की फिराक में रहते हैं। तो फिर लोगों को असल में क्या चाहिए? मशहूर लेखक डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में किसी को कुछ करने के लिए मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनमें वो काम करने की चाह जगाना। हाँ, आप बंदूक की नोक पर कुछ छीन तो सकते हैं, लेकिन ये तरीका किसी काम का नहीं। असल में लोग चाहते हैं अच्छी सेहत, खाने पीने की चीजें, अच्छी नींद, पैसा और वो चीजें जो पैसों से खरीदी जा सके। साथ ही वो अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर और खुद को जरूरी समझना चाहते हैं, और यही वो चीज है जो असल मोटिवेशन जगाती है। आपकी खुद की जिंदगी पे गौर कर सकते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं तो मन लगाकर काम करते हैं, ये सिर्फ घंटे पूरे करने के लिए। आप गहराई से देखिए तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उस काम को कितना अपना मानते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप किसी मायने रखने वाले गोल के लिए काम कर रहे हैं तो वही असली जोश आता है, न सिर्फ काम करने का बल्कि बेहतर काम करने का। इसलिए जरूरी है लोगों की तारीफ करना, उन्हें टीम में शामिल करना, उनका हौसला बढ़ाना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनकी राय लेना, उन्हें सराहना, बड़े फैसलों में उन्हें हिस्सा देना, अच्छे काम और कामयाबी का क्रेडिट सबके साथ बांटना, उनकी सलाह लेना और हो सके तो मानना, उन्हें एहसास दिलाना कि उनकी कितनी इज्जत की जाती है, उनकी अहमियत है। जोखिम लेने के लिए उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें अपने तरीके से काम करने की आज़ादी देना और उनकी काबिलियत पर भरोसा दिखाते हुए बीच में ना आना। समझिए, ये सब करने से आप उन्हें बता रहे हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। ऐसा कर लीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास कितने मोटिवेटेड लोग हैं। बिल गेपर्ट की बात ही ले लीजिए, जो कॉक्स केबल कंपनी के मैनेजर थे। उनका कहना था, अपने लोगों का ख्याल रखिए, बिजनेस तो अपने आप संभल जाएगा। उनकी टीम में ब्रायन क्लेमेंस नाम का एक शख्स था। ब्रायन छुट्टी पर था और अपने घर के लिए हार्डवेयर की दुकान में कुछ सामान लेने गया। वहां खड़े होकर उसने एक आदमी को कॉक्स की सर्विस के बारे में शिकायत करते हुए सुना। आसपास 8-10 लोग खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। गेपर्ट ने बताया कि अब ब्रायन कई चीजें कर सकता था। आखिर वो छुट्टी पर था, उसका अपना काम भी था और बीवी उसे घर वापस बुला रही थी, तो वो आसानी से वहां से निकल सकता था। लेकिन ब्रायन ने क्या किया? वो सीधे उस आदमी के पास गया और बोला, मैंने अनजाने में आपकी बात सुन ली, मैं कॉक्स में काम करता हूं, क्या मुझे यह मौका मिलेगा कि मैं इस परेशानी को ठीक कर सकूं? मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सोचिए, वहां आसपास खड़े लोगों पर कितना असर पड़ा होगा। ब्रायन ने अपनी वर्दी भी नहीं पहनी थी, लेकिन वो वहां से एक फोन बूथ पर गया, ऑफिस में कॉल किया और उस आदमी के घर रिपेयर करने वाली टीम भेज दी। टीम उस आदमी के घर पहुंची और पूरी तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बाद में पता चला कि ब्रायन ने यही नहीं छोड़ा,
ऑफिस वापस आने पर उसने खुद उस आदमी से फॉलो अप किया, ये पक्का करने के लिए कि वो वाकई खुश है। साथ ही उसने उस आदमी के लिए 2 हफ्ते का बिल माफ करवा दिया और परेशानी के लिए माफी भी मांगी। ये कोई नायाब किस्सा नहीं है, लेकिन कई कंपनियों में ऐसी सर्विस मिलनी मुश्किल है। क्या ये आम बात है कि कोई एम्प्लॉय इस तरह जिम्मेदारी ले जो दरअसल उसका काम नहीं है, उसमें उलझ जाए, अपनी छुट्टी का समय भी वेस्ट कर दे? शायद नहीं। मगर गेपर्ट ने कॉक्स में इसी रवैये में बदलाव लाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को यह समझाया है कि कॉक्स उनकी कंपनी है और इसकी सफलता उनकी सफलता है। गेपर्ट कहते हैं कि शायद ये बहुत आम सी बात लगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि लोग इसमें शामिल हों और ऐसा ही करें। चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे हम एम्प्लॉयज को अपने काम में इतनी दिलचस्पी लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जवाब है, आप नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी को जबरदस्ती शानदार काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब वो खुद चाहेंगे। असली चुनौती है उन्हें ऐसा करने की वजह देना। हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने अपनी बेहतरीन किताब इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में लिखा है, हम जो पूरी तरह से चाहते हैं उसी से उसके लिए काम करने का हौसला मिलता है। किसी को भी समझाने की कोशिश करने वाले को, चाहे वो बिजनेस में हो, घर में हो, स्कूल में हो या राजनीति में, सबसे अच्छी सलाह यही दी जा सकती है, पहले दूसरे इंसान में एक मोटिवेशन जगाएं। जो ये कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वो अकेला रास्ता चलता है। ओवरस्ट्रीट की बात आज भी सच है। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में एक सिक्योरिटी कंपनी है, पेल्को कॉर्पोरेशन। वहां के प्रेसिडेंट डेविड मैकडोनाल्ड अपने एम्प्लॉयज में एक लाजवाब जज्बा पैदा करने में माहिर हैं। वो उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें कंपनी के ऐसे उसूल बताते हैं जिन पर उन्हें यकीन हो जाता है, और सबसे बढ़िया बात, उन्हें अपना काम करने की पूरी आजादी देते हैं। इसका नतीजा कमाल का निकलता है। आपको यकीन नहीं होगा, मैकडोनाल्ड खुद बताते हैं कि उनकी सेल्स टीम में बिल रीज नाम का एक शख्स है। एक शुक्रवार की सुबह उन्हें सिएटल से एक कस्टमर का फोन आया। बेचारा आदमी बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसे लगा था कि उसने कई महीने पहले एक खास किस्म का सिक्योरिटी इक्विपमेंट मंगवाया था किसी जरूरी काम के लिए, शायद किसी बोट कंपनी के लिए। वो शख्स किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन आखिरी समय पर पता चला कि एक जरूरी इक्विपमेंट जो पेल्को से मंगाना था वो उसे ऑर्डर करना ही भूल गया था। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। काम अगले ही दिन यानी शनिवार तक पूरा करना था, नहीं तो उस शख्स को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ता। ऊपर से परेशानी ये थी कि यह इक्विपमेंट पेल्को कंपनी के अलावा और कहीं नहीं मिलता था। घबराते हुए उस शख्स ने सुबह सवेरे ही बिल को फोन लगा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये पेल्को का सामान हम हर ऑर्डर के हिसाब से खास तौर पर बनाते थे। हमारे पास कोई स्टॉक नहीं था और इसे लगाने के लिए एक खास हथौड़े की भी जरूरत थी। बिल ने फोन उठाया और कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद बिल सीधे हमारे कारखाने में गए और प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। उन्होंने एकदम से नए सिरे से प्रोडक्शन का काम शुरू करवा दिया और सबको समझा बुझाकर काम पर लगा दिया। ये ऑर्डर 15 पीस का था। बिल ने हमारे फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में पूरे जोर शोर से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। लेकिन अब एक और दिक्कत सामने आई। जब ये इक्विपमेंट असेंबली लाइन पर पहुंचते तब तक कैमरे नहीं मिल पाते। तो बिल ने लॉस एंजलिस में हमारे सप्लायर से कांटेक्ट किया और 15 कैमरे उल्टे हाथों यानी जल्दी से जल्दी भेजने का इंतजाम करवाया। उन्होंने तो फोन रखते ही किसी को सीधे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहा। कुछ ही घंटों में कैमरे फ्रेस्नो पहुंच गए और बिल खुद एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए मौजूद थे। बिल ने कैमरे उठाए और उन्हें असेंबली लाइन पर पहुंचाया, ठीक उसी समय जब उन्हें इन खास बॉक्स में फिट किया जाना था। ये बॉक्स असेंबली लाइन से लगभग 15 मिनट पहले ही बनकर निकले थे और उसी समय तक हमें उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचाना था। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बारीकी और जल्दबाजी का काम था। बिल ने उस प्रोडक्ट को सैन फ्रांसिस्को भेजने के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ डील की थी। वहां से ये सीधे हमारे सिएटल वाले कस्टमर तक पहुंचने वाला था। अब हुआ ये कि बिल उस सामान को एयरपोर्ट ले तो गए, मगर वहां शिफ्ट बदल चुकी थी। जिस शख्स से बिल ने बात की थी वो जा चुका था और उसकी जगह एक दूसरा आदमी आ गया और वो तो कुछ जानता ही नहीं था। ऊपर से बिल से बहस करने लगा। इसी बीच उसने कंधा उचकाकर कहा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो देखो प्लेन जा चुका है, गेट से पीछे हट रहा है। अब बिल इतनी मेहनत करके यहां तक आए थे तो हार मानने वाले तो थे नहीं। वो दौड़ते हुए यूनाइटेड एयरलाइंस के फ्रेट डिपो से रैंप पर पहुंचे। तब तक प्लेन अपने आप टैक्सी कर रहा था रनवे की तरफ जाने के लिए। बिल ने दौड़कर प्लेन को पकड़ लिया। उसके आगे जाकर पायलट का ध्यान खींचा। ये एक 737 जेट था। बिल ने किसी तरह उस प्लेन को रुकवा लिया। पायलट तो लगभग घबरा ही गया था। खैर वो विमान वापस गेट पर लेकर आए
और इतनी मेहनत के बाद बिल आखिरकार उस पार्ट को विमान में चढ़वाने में कामयाब हो गए। सिएटल में उनके कस्टमर को वो पार्ट उसी शाम देर से मिला और उन्होंने अगले ही दिन इसे लगा लिया। मजे की बात यह है कि जैसा कि मैकडॉनल्ड्स बताते हैं, इस पूरे समय में ये सब मैनेजमेंट के कहने पर नहीं हुआ था। असल में मैनेजमेंट को तो ये सब पता भी नहीं चला था जब तक कि सब हो चुका था। आप लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, आप उन्हें ऐसा करने के लिए मोटिवेट करना होगा। आपने गौर किया है कि क्रिकेट टीम कैसे बनती है? धोनी हो, कोहली हो या रहाणे, हर खिलाड़ी अकेला तो कमाल नहीं दिखा सकता। वही टीम जीतती है जहां हर कोई अपना बेस्ट देता है, और ये तभी होता है जब वो टीम का हिस्सा महसूस करता है। ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। आपकी टीम तभी शानदार काम करेगी जब हर एम्प्लॉय खुद को कंपनी की रीढ़ की हड्डी समझे। उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो कंपनी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बॉसगिरी जमाएं, जैसा कि अमेरिका के एक मशहूर प्रेसिडेंट वाइट ईजनहावर कहते थे, लोगों को डरा धमकाकर लीडर नहीं बनाते। ये धमकी है, लीडरशिप नहीं। अच्छे लीडर वो होते हैं जो अपने लोगों को समझाते हैं, उन्हें कंपनी के विजन में शामिल करते हैं, उनकी मेहनत को सराहते हैं, उनकी जीत का जश्न मनाते हैं और गलती होने पर भी उन्हें डांटने की बजाय समझाकर आगे बढ़ाते हैं। ये सब करने से टीम में एक जोश पैदा होता है। हर कोई अपना काम दिल लगाकर करने लगता है और कंपनी तरक्की की रफ्तार पकड़ लेती है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस लोगों को साथ लेकर चलने का, उन्हें मोटिवेट करने का, उनकी इज्जत करने का तरीका है। ये है असली लीडरशिप। ये जज्बा, ये लोगों को काम में मन लगाने की कला आज के समय में बहुत जरूरी है। ये बात एप्पल कंप्यूटर वालों ने भी मानी, कॉर्निंग वालों ने भी, और ज्यादातर तरक्की कर रही कंपनियां भी इसी रास्ते पर चलती हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस के काम को दिलचस्प बना दें, लोगों को ये एहसास दिलाएं कि ये काम उनका अपना है, तो वो कितनी मेहनत करेंगे। एक से बढ़कर एक आइडिया तो उनको खुद ही मिल जाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि लोगों का जज्बा जगाना जरूरी है, लेकिन ये करें कैसे? दरअसल इसके पीछे 3 बड़े राज छुपे हुए हैं जो इंसानों के स्वभाव से जुड़े हैं। पहली बात यह है कि हर काम में, हर फैसले में लोगों को शामिल करना। ऑफिस में बॉस राज नहीं हो, उसकी जगह टीम वर्क की अहमियत होना चाहिए। दूसरी बात, हर शख्स को एक अलग इंसान समझना, उनकी अहमियत को मानना और उनका सम्मान करना। याद रखिए, वो सबसे पहले इंसान है, फिर एक एम्प्लॉय। तीसरी बात, अच्छा काम करने वालों को सराहना और उन्हें इनाम देना। हर किसी को ये उम्मीद अच्छी लगती है कि उनके काम की तारीफ हो, उनके काम की कद्र की जाए। अगर आप अपने लोगों को काबिल और समझदार समझेंगे और उन्हें अपना काम करने की आजादी देंगे, तो वो वाकई कमाल कर दिखाएंगे। अब सोचिए, पुराने जमाने की बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता था? वहां एम्प्लॉयज को लगता था कि वो बस एक नंबर हैं, हजारों में से एक, मानो किसी बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा। ऐसे माहौल के बारे में तो आपको भी बहुत कहानियां सुनने को मिली होंगी। एम्प्लॉयज बीमार पड़ जाते थे या फिर पूरा दिन चाय पीते रहते थे। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का ये हाल है तो समझिए कि उसकी लीडरशिप कमजोर है। कंपनी के गोल्स उनके गोल्स नहीं बन पाए। ऐसी हालत में कोई कंपनी तरक्की नहीं कर सकती। आजकल के कामयाब लीडर अपने एम्प्लॉयज को काम की हर चीज में शामिल करते हैं, चाहे वो डिजाइन हो, बनाना हो, स्टॉक रखना हो या फिर मार्केटिंग की बात हो। ये लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देते बल्कि टीमें बनाते हैं। उन्हें ये समझ आता है कि असल में जो काम करते हैं वही असल फैसले लेने में लायक होते हैं। ये तो साफ है कि जो एम्प्लॉयज फैसलों में शामिल होते हैं वो उन लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर काम करते हैं जो नहीं होते। मिसाल के तौर पर अमेरिकन एयरलाइंस को एविएशन बिजनेस में सबसे बेहतरीन कंपनी माना जाता है। वहां उन्होंने फैसले लेने का एक खास तरीका अपना रखा है जहां सबकी राय ली जाती है। कंपनी के चेयरमैन रॉबर्ट क्रैंडल बताते हैं कि ये सोच कि इतनी बड़ी कंपनी को कोई इंसान अकेले चला सकता है, बिल्कुल बेकार है। हो सकता है कुछ कंपनियां ऐसे चलती हों, लेकिन मुझे नहीं लगता। ज्यादातर कंपनियां हमारी तरह सबकी राय लेकर फैसले लेती हैं। आखिर में तो सीईओ को ही फैसला लेना होता है और उसकी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन मेरा काम ज्यादातर यह है कि अलग अलग ऑप्शंस को परखा जाए, लोगों को साथ लाया जाए और उनकी राय लेकर कोई रास्ता निकाला जाए, ना कि खुद ही सब कुछ तय किया जाए। इसी तरह से मार्टिन एडल्स्टन, जो बोर्ड रूम रिपोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं, वो भी अपनी कंपनी को सबकी राय लेकर चलाते हैं। वो अपने 65 एम्प्लॉय से लगातार सुझाव मांगते रहते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ घूमने पर आपको ये महसूस होगा कि हम जो करते हैं उसमें कहीं भी रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, हम सब लोग आम हैं। तो फिर कैसे ये आम लोग इतना अच्छा काम कर पाए? एडल्स्टन समझाते हैं कि मैंने सभी से मीटिंग्स को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए 2-2 सुझाव देने को कहा। अब हमारे पास हर चीज पर इन लोगों के हजारों फीडबैक आ चुके हैं। पूरी कंपनी सुझावों से चलती है, जो जापानी काइजन मेथड से मिलता जुलता है, जहां लगातार सुधार होता रहता है।
एडल्स्टन कहते हैं कि अगर मैं आपसे अपने काम को बेहतर बनाने के 2 तरीके बताने को कहूं तो आपको अच्छा लगेगा। आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, और अगर मैं उसे लागू कर दूं तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अगले हफ्ते में मैं 2 और फीडबैक मांगता हूं, फिर 2 और। इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने 65 आम लोगों को लिया और हम 7 काम करके कामयाब हुए। तो आज हमारी कंपनी हर इंसान के पीछे 10 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एप्पल कंप्यूटर की टीम बनानी शुरू की थी, ये दोनों ये नहीं सोच रहे थे कि बॉस कौन होगा। पीटर क्रिप्स एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पार्टनर थे, जिन्होंने शुरुआत में एप्पल को सपोर्ट किया था। वो आज भी मुस्कुराते हुए बताते हैं कि जॉब्स और वोजनियाक कितने अलग तरह से काम करते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों सोचते थे, हमारे पास ये डिवाइस है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और उम्मीद है कि हम इसकी बहुत सारी कॉपियां बनाएंगे। इन्हें कम दाम में और बहुत मजबूत बनाना जरूरी है। तो फिर पूरे देश में कौन सी कंपनी टेक्निकल प्रोडक्ट्स को सबसे अच्छी तरह से बनाती है? जवाब आया, ह्यूलेट पैकर्ड। जॉब्स और वोजनियाक ने कहा, चलो ह्यूलेट पैकर्ड के प्रोडक्शन हेड को ढूंढते हैं और उन्हें अपनी टीम में लाते हैं। वो ह्यूलेट पैकर्ड के वाइस प्रेसिडेंट को ढूंढने की कोशिश करते थे। क्रिस्प बताते हैं, अगर वो नहीं मिलते थे तो ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि उनका असिस्टेंट कौन है, या ये देखते थे कि ह्यूलेट पैकर्ड का कौन सा प्लांट सबसे अच्छा चल रहा है। फिर वहां के प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढते थे, उसे अपनी कंपनी में लाने की कोशिश करते थे। ये लोग अच्छे लोगों को शेयर देने का लालच देते थे। इस तरह से वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को अपनी टीम में लाते थे और फिर उनसे कहते थे, अच्छा अब हमें बताओ कि क्या करना है। फिर बाकी एप्पल टीम उस नए इंसान को उसके प्लान को लागू करने में मदद करती थी। क्रिस्प बताते हैं कि उन्होंने इसी तरह से मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स के हेड भी हायर किए और फिर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। आप जानते हैं कि कई स्टार्टअप्स में फाउंडर ही चीफ साइंटिस्ट होता है। वो किसी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को हायर करने में हिचकिचाता है, क्योंकि वो अपना शेयर या अधिकार किसी और को नहीं देना चाहता। अपने बिजनेस को लेकर हर कोई प्रोएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। ये सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे और वो वाकई आगे बढ़े, अपनी टीम के लोगों को साथ लेकर। क्या आप सुपर सफल कंपनी बनाना चाहते हैं एप्पल जैसी? तो फिर आपको दूसरा नियम जरूर फॉलो करना चाहिए। अपने एम्प्लॉइज के काम और उनमें आ रहे चैलेंजेस में दिलचस्पी लें और उन्हें यह भी बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। उन्हें सिर्फ एक मशीन मत समझिए, बल्कि इंसानों जैसा बर्ताव कीजिए। यही दूसरी सबसे अहम चीज है, लोगों को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करना। सोचिए, अगर आपके बॉस ने कभी आपकी तारीफ ना की हो तो कैसा लगेगा? आप अपने एम्प्लॉइज के साथ बिल्कुल वैसा ही नर्म बर्ताव रखें, जैसा आप चाहेंगे कि आपका सीनियर आपके साथ रखे। जैसा कि पेल्को कंपनी के डेविड मैकडोनाल्ड कहते हैं, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें इज्जत दें। उनमें खुलकर इन्वेस्ट करें, लेकिन ये मत सोचिए कि इससे सीधे मुनाफा बढ़ जाएगा। असल में इन खुश और काबिल एम्प्लॉय से वक्त के साथ बहुत फायदा मिलेगा। उनसे ऊंचे गोल्स हासिल करने की उम्मीद रखें, ताकि वो कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकें और कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो और इसकी नींव भी मजबूत हो। यहाँ तक कि जॉयस हार्वे, हार्मन एसोसिएट्स कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट, कहती हैं कि आपके लिए काम करने वाले लोगों को अपने परिवार की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप उनसे वो काम नहीं करवा सकते जो आप खुद नहीं करना चाहते। आपको उन्हें दिल से अपना समझना होगा, तब जाकर वो भी आपकी कदर करेंगे। वो आगे बताती हैं कि उनके पुराने बॉस के ऑफिस में हर एम्प्लॉय का नाम वाला एक चार्ट लगा होता था। वो हर किसी को नाम से जानते थे, उनके परिवारों के बारे में भी जानकारी रखते थे। वो फैक्ट्री में घूमते हुए हर किसी को उनके नाम से बुलाते थे। इसमें एम्प्लॉयज को लगता था कि उनकी परवाह की जाती है। ये तरीका भले ही पुराना लगे, लेकिन आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, लोगों के काम की तारीफ करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयज को अच्छा काम करने पर उसकी सराहना जरूरी है, वरना आप उन सख्त पेरेंट्स की तरह बन जाएंगे जिन्होंने कभी हमारे रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर लाने पर भी तारीफ नहीं की। थोड़ी सी तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है। हर किसी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो उस तारीफ को पाने का इंतजार कर रहा होता है। जिस तरह किसी के काम की तारीफ करने के बेइंतहा तरीके हो सकते हैं, उसी तरह ऑफिस में कामयाबी को सेलिब्रेट करने के तो ढेर सारे तरीके हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पर एक कंपनी कॉक्स केबल इतने सारे तरीके अपनाती है कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाता है। वहां के मैनेजर बिल कैपर्ट बताते हैं, हमारे यहाँ तो रैलियां लगती हैं, मीटिंग्स होती हैं, महीने की मीटिंग में स्किट्स भी किए जाते हैं, ताकि ये टारगेट और मकसद हर किसी को याद रहे। हम सेलिब्रेट भी करते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को आर्मी की ट्रक में बैठाकर पूरे शहर में घुमाते हैं और ये बातें करते हैं कि कैसे हम अपने मुश्किल कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देंगे। इस सेलिब्रेशन में कभी आतिशबाजी भी होती है, तो कभी परफॉर्मर बुलाए जाते हैं जो उस शानदार काम को दिखाते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। स्पीकर्स आते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, यहाँ तक कि एम्प्लॉय मीटिंग्स में बोनस भी बांटा जाता है। मतलब लोगों को जोश दिलाने और शामिल करने का कोई भी तरीका अपनाया जाता है। अरे बस यही नहीं,
एक और कंपनी टन एंड ब्रैड स्ट्रीट सॉफ्टवेयर सर्विसेज के चेयरमैन जॉन पी इमले जूनियर के पास भी एम्प्लॉयज को इनाम देने का अपना ही तरीका है। वो बताते हैं, मेरे पूरे करियर में एक ही थीम रही है और वो बहुत सीधी है, लोग ही सबसे अहम है। मैंने टिफनी एंड कंपनी से छोटी छोटी चाबी बनवाई थी जिन्हें हम सब अपनी लैपर पर लगाते थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर उस वक्त हम कंपनी को दिवालिया होने से बचाकर निकले थे और मैं उन लोगों को इनाम देना चाहता था। लोगों ने उस चाबी को बहुत प्यार से लिया। 5 साल से कम का साथ देने वालों को सिल्वर चाबी मिलती थी, 5 साल पूरे होने पर गोल्डन चाबी मिलती थी और 10 साल पूरी करने वाली औरतों को डायमंड चाबी मिलती थी। आप चाहें तो पार्टी रखें, बोनस दें, कोई टाइटल दें या फिर सिर्फ उनकी तारीफ करें। ये सब मिलकर माहौल बनाते हैं कि आप आपके लिए और आपके साथ काम करने वालों की मेहनत को सचमुच मानते हैं। यही तो असली मोटिवेशन है। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसे रोज कमाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़िया को गाना पड़ता है, लेकिन कुत्ता सिर्फ प्यार देकर अपना गुजारा चला लेता है। 2 महीने में आप दूसरों में दिलचस्पी दिखाकर इतने दोस्त बना सकते हैं जितने 2 साल में दूसरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करके नहीं बना सकते। बिल्कुल सही सुना आपने। दूसरों में दिलचस्पी दिखाकर आप 2 महीने में जितने दोस्त बना सकते हैं उतने 2 सालों में दूसरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करके नहीं बना सकते। पर मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि बहुत से लोग जिंदगी भर यही भूल करते हैं। वो दूसरों को अपने पीछे लगाने की कोशिशों में उलझे रहते हैं और जाहिर है ये लोग कामयाब नहीं होते। लोगों को आप में या मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ खुद में दिलचस्पी है। बात करते हैं लिन पोविश की, जो कि वर्किंग वुमेन मैगजीन की एडिटर इन चीफ रही हैं। असल में लिन ने अपनी जिंदगी के 25 साल न्यूज वीक में बिताए। शुरुआत में वो सिर्फ एक सेक्रेटरी थी, पर रिसर्चर बनी और आखिर में वो न्यूज वीक की पहली वुमेन सीनियर एडिटर बनी। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। अब जरा सोचिए, वो रिसर्चर के तौर पर जिन लोगों के साथ काम करती थीं, उन्हें बॉस के तौर पर जवाब देना होता था। लिन कहती हैं कि ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ था। अब ज्यादातर साथियों ने तो उनके प्रमोशन को अच्छे से लिया, लेकिन 6 में से एक सेक्शन के एडिटर को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। लिन के मुताबिक वो शुरू से ही इस प्रमोशन के खिलाफ थे, और इसलिए कि उन्हें लिन से कोई दिक्कत थी, बल्कि उन्हें लगता था कि लिन को यह पद सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वो एक औरत है और शायद उनके पास इसके लिए जरूरी तजुर्बा नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे कई लोगों से पता चला कि वो यही सोचते थे। लिन ने कोशिश की कि वो इस बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस नए काम में झोंक दिया। वो कहानियों के लिए नए आइडियाज ढूंढने में मदद करती, राइटर से बात करती और जिन सेक्शंस की वो जिम्मेदार थीं उनमें दिलचस्पी दिखाती थी। ये सेक्शंस थे मेडिकल, मीडिया, टेलीविजन, रिलीजन, लाइफस्टाइल और आइडियाज। फिर एक दिन उनके प्रमोशन के करीब 6 महीने बाद उनके सबसे बड़े क्रिटिक उनके ऑफिस में आए और उनके सामने कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं इस बदलाव के बिल्कुल खिलाफ था। मुझे लगा कि आप बहुत छोटी हैं, मुझे लगा कि आपके पास तजुर्बा नहीं है, मुझे लगा कि आपको ये प्रमोशन सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि आप एक औरत हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो काम में राइटर्स में और सेक्शन एडिटर्स में दिलचस्पी दिखाई है उसकी सचमुच मैं तारीफ करता हूं। मेरे 4 साथी थे जो आपसे पहले सीनियर एडिटर थे। ये बिल्कुल साफ था कि वो सब सिर्फ अगले पद पर जाने के लिए इस पद को इस्तेमाल कर रहे थे। उनमें से किसी को भी वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये बिल्कुल साफ है कि आप सचमुच दिलचस्पी रखती हैं और ये दिलचस्पी आप हर किसी को दिखाती हैं। लिन ने यही मैनेजमेंट स्टाइल सालों में डेवलपमेंट किया था और इसे वो अपने नए काम में भी लेकर आई हैं। वो बताती हैं कि आपको लोगों को सीरियसली लेना होगा, आप उनसे दूर नहीं रह सकते, आपको उनसे लगातार बातचीत करनी होगी। वो खुद भी घूम फिर करके लोगों से बात करती हैं। हमारी सिस्टमेटिक मीटिंग्स का रूल है ताकि यहाँ हर किसी को पता चले कि एक खास समय, एक खास हफ्ता है जब वो अकेले में मुझसे बात कर सकते हैं। उन्हें वो सब कहने का टाइम मिलेगा जो वो कहना चाहते हैं। मैं मौजूद हूँ, मुझे वो जो भी कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी है, उनके काम में दिलचस्पी है और उनमें एक इंसान के तौर पर दिलचस्पी है। यही इंसानी फितरत है। जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है, हमारे बारे में जानने की कोशिश करता है, तो हमें अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम खास हैं, अहमियत रखते हैं। ये बात तो कुदरती है कि हम भी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। उसी तरह वो भी हमारी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए मिलते हैं मॉन्सिग्नोर टॉम हार्टमन से। ये न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रहने वाले कैथोलिक प्रीस्ट हैं। इनकी खासियत यह है कि लोग सालों से इनसे ही शादी करवाना और बच्चों का नामकरण करवाना पसंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सिर्फ उन्हीं को क्यों चुनते हैं? क्या वहां और कोई प्रीस्ट नहीं है?
बिल्कुल है, लेकिन हार्टमन की तरह लोगों में दिलचस्पी लेने वाला शायद ही कोई होगा। शादी के लिए लोग उनके पास जाते हैं तो वो जल्दबाजी में सिर्फ रस्म पूरी नहीं करते, वो हर कपल को अलग तरह से उनकी पसंद और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शादी करवाते हैं। इसके लिए वो उन्हें अपने दफ्तर बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं और कई महीनों तक उनसे बातचीत करते हैं। इस दौरान वो उनके रिश्ते, प्यार, मुश्किलें और उन्हें पार पाने के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हार्टमन कहते हैं, हाँ, मैं आपकी शादी करवाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ एक रस्म ही हो। मैं इसमें छिपे हुए प्यार को समझना चाहता हूँ। मैं ये शादी आपके लिए खास बनाना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपने अपने रिश्ते में क्या खोजा है, एक दूसरे में क्या पसंद करते हैं, किन किन मुश्किलों से गुजरे हैं और उन्हें कैसे पार किया है, ये सब जानना चाहता हूँ। और शादी के वक्त इन्हीं बातों को सबके सामने रखूंगा। ये सच है कि हार्टमन के पास शादी जल्दी से नहीं होती, लेकिन उनकी ये दिलचस्पी कपल्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। उनकी परवाह से कपल्स को एक दूसरे के बारे में नई बातें पता चलती हैं। हार्टमन बताते हैं कि जब लोग देखते हैं कि मैं उनकी जिंदगी के इतने अहम पलों में दिलचस्पी ले रहा हूं, तो वो मेरी बातों को और भी गौर से सुनने लगते हैं। बच्चों के नामकरण में भी हार्टमन यही तरीका अपनाते हैं। वो उस बच्चे के परिवार, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जो इस जन्म को उनके लिए खास बनाता है। यहाँ तक कि वो एक सिंगल मदर के साथ लेबर पेन कम करने वाली क्लासेस में भी गए थे, जिसके बच्चे का वो नामकरण करने वाले हैं। उनका कहना है कि इस एक दिलचस्पी दिखाने से उन्हें और भी भरोसा मिला, दूसरों को भी ये क्लासेस लेने के लिए मोटिवेट करने में, खासकर होने वाले पिताओं को। हार्टमन बताते हैं कि खुद क्लासेस में जाने से मैं बहुत सारे मर्दों के साथ भरोसे का रिश्ता बना पाया और उनसे कह सका कि ये जरूर करो, ये तुम्हें एक सीक्रेट से रूबरू कराएगा। बाद में कई मर्द खुश होकर मेरे पास वापस आए और बोले, अगर ये तजुर्बा ना हुआ होता तो मैं सिर्फ दूर से हर चीज को महसूस कर रहा होता। दिलचस्पी दिखाने के लिए बस इतना काफी है कि आप फोन पर खुश दिल आवाज में बात करें। जब कोई कॉल करे तो ऐसे हेलो बोले मानो कह रहे हो, आपका फोन सुनकर बहुत अच्छा लगा। शॉपिंग मॉल में किसी जानकार से मुलाकात हो जाए तो उनका नाम लेकर बात करें और इतने दिल से मिलें कि मानो ये अचानक मुलाकात आपका भी सौभाग्य हो। लोगों को मुस्कुराकर देखिए, उनके नाम याद रखिए और सही से बोलना सीखिए। ओहदों और नामों की स्पेलिंग भी सही से याद रखिए। उनके जन्मदिन याद रखने की कोशिश कीजिए। डेविड एस टेलर, जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के सेक्रेटरी ट्रेजरर हैं, कहते हैं, मुझे हमेशा से पता था कि क्लारेंस माइकलिस ब्रिस्टल माइस कंपनी में थे। हमारी मुलाकात के समय ही ये बात मेरे दिमाग में आ गई। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। मेरी याददाश्त एक डायरेक्टरी की तरह है जो लोगों को बिजनेस से जोड़ देती है। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। यही बात टेलर ने सीखी जब वो बेवरेज इंडस्ट्री में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे थे। वो बताते हैं, जब मैं कनाडा ड्राई के लिए काम करता था तो ये सोचना मुश्किल हो सकता था कि आखिर एयरलाइन इंडस्ट्री के लोगों को जानना मेरे लिए क्यों जरूरी था। असल में वो हमारे कस्टमर्स में से एक बड़ा हिस्सा उनका था। ग्रूमैन एयरक्राफ्ट में बहुत सारे लोग काम करते थे और उनकी कई वेंडिंग मशीनें थी जिनमें हमारी ही ड्रिंक्स हुआ करती थी। ये तो बस शुरुआत थी। आप उन्हें सीधे फोन करके कह सकते थे, देखिए मुझे ऐसी वैसी दिक्कत आ रही है, और वो फौरन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालने में लग जाते थे। उनका नाम याद रखना और उनसे कनेक्शन बनाना वाकई बहुत फायदेमंद साबित हुआ। टेलर ने इसी तकनीक को लोगों के साथ असली रिश्ते बनाने की नींव के तौर पर इस्तेमाल किया। लोगों के नाम और उनके काम को याद रखकर वो लोगों की मदद करने और उनकी प्रॉब्लम्स सुलझाने में कामयाब हो पाए हैं। ध्यान दें कि सिर्फ अपनी जिंदगी के खुद बनाए अहम लोगों में ही दिलचस्पी ना दिखाएं। ज्यादातर उनके पास पहले से ही बहुत ध्यान होता है। उन सेक्रेटरीज, असिस्टेंट्स, रिसेप्शनिस्ट्स, मैसेंजर्स और उन तमाम लोगों को ना भूलें जो पर्दे के पीछे रहकर आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। उनके दिन के बारे में पूछें। ये करना सही भी है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुबह आपकी टेबल पर कितनी जल्दी डाक आ जाती। लोगों में दिलचस्पी लेना हमेशा एड्रियाना बिटर स्केलमेंड्रे स्किल्स की प्रेसिडेंट की पहचान रही है। एक दिन बिटर वॉलपेपर प्रिंट वाली एरिया से गुजर रही थी। उन्होंने स्केलमेंड्रे के वॉलपेपर डिपार्टमेंट के हेड को एक एम्प्लॉय से बात करते हुए सुना। डिपार्टमेंट हेड ने पूछा, कैसे हो लुई? लुई ने जवाब दिया, अच्छा नहीं हूं, मैं थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा हूं। बिटर उनके पास आते हुए पूछते हैं, क्या आपको पता है क्यों? लुई को दो बड़ी परेशानियां थीं। एक तो उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था और दूसरा उसे बंद जगहों का भी डर था। मैं क्रिसमस की छुट्टियों पर प्यूर्टो रिको जा रहा हूं, उसने बताया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर मुझे हवाई जहाज में ही तो जाना पड़ेगा। बिटर ने उससे थोड़े और सवाल किए, फिर बोली, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गया था, लुई ने जवाब दिया, लेकिन उसकी क्लिनिक 32वीं मंजिल पर थी। वहां जाने में भी मेरी हालत खराब हो गई। बिटर हंस पड़ी, तो शायद डॉक्टर को पहली मंजिल पर ही ढूंढना चाहिए था।
कुछ देर बाद लुई ने बताया, मुझे रात को सपना आया बेटा। सपने में मैं बहुत घबरा रहा था, लेकिन फिर आप आई और मुझे गले लगाकर बोली कि चिंता मत करो। ये सुनकर बिटर ने उसे गले लगा लिया और कहा, चिंता मत करो लुई, ये डर चला जाएगा, जोर से कुछ सांस लो। थोड़ी देर बातें करने के बाद लुई हंसने लगा। उसने पूछा, क्या आप मेरे साथ फ्लाइट में आएंगी? दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों बाद बिटर ने बताया, वो कल अकेला ही फ्लाइट से चला गया, तो लगता है कि अब वो कुछ बेहतर है। जब कोई हमसे नरमी से और अच्छी तरह से पेश आता है तो ये सीधे दिल को छू जाता है ना? वही बात है, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, लेकिन ये सच्ची दिलचस्पी, ये अपनापन जल्दी जल्दी कहाँ बनता है, इसमें वक्त लगता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, रिश्ते बनाने की एक शानदार शुरुआत है सामने वाले की किसी चीज पर गौर करना। ये कुछ भी हो सकता है, ऑफिस की दीवार पर कोई तस्वीर, मेज पर रखा पेंसिल होल्डर जो शायद उनके बच्चे ने बनाया हो, या फिर कोने में रखा हुआ स्क्वैश का रैकेट। जरा गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर उनसे इस बारे में बातचीत शुरू कीजिए। इससे उनसे की गई बातचीत में आपकी दिलचस्पी और अपनापन झलकेगा। मिसाल के लिए आप कह सकते हैं, ये तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, इसे किसने बनाया है? या फिर ये तो कितना प्यारा गिफ्ट है, क्या ये आपके बच्चों में से किसी ने दिया है? या यहाँ तक कि स्क्वैश, क्या ये सीखना बहुत मुश्किल है? भले ही ये बातें कोई बहुत बड़ी बातें ना हो, लेकिन हर एक बात सामने वाले के लिए उनकी तरफ आपकी दिलचस्पी दिखाती है। और यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों की नींव बनाती हैं। ये वही हैं जो कहती हैं, आप मेरे लिए मायने रखते हैं, मुझे आपकी परवाह है और मैं आपके बारे में सोचता हूँ। जरा सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अब जरा सोचिए, स्टीवन और रॉबिन वीजर की कहानी। स्टीवन का तो अपना इंश्योरेंस का कामयाब बिजनेस था, उनका एक सुंदर सा घर था, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी बड़ी बेटी येले यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और उनके जुड़वां बच्चे हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे थे। फिर एक शनिवार की रात जब स्टीवन और रॉबिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 45 साल के थे। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग आए थे जिन्हें स्टीवन ने किसी न किसी तरह से इंस्पायर किया था। उनके दोस्त, उनके बिजनेस पार्टनर और सभी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें वो दान देते थे, इनमें से बहुत से लोगों ने वीजर परिवार को दिलासा देने के लिए फोन किया। लेकिन स्टीवन की असमय मौत जितना चौंकाने वाली थी, उतनी ही चौंकाने वाला था उनकी पत्नी का वो बयान। काश स्टीवन ये जानते कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी छुई थी, उन्हें कितने लोग प्यार करते थे। स्टीवन वीजर, इतने सारे दोस्त और साथी, इतना दान, ऐसा लगता है कि शायद ही किसी ने उन्हें कभी ये बताया होगा कि वो उनके लिए कितना मायने रखते थे। आप ये गलती मत कीजिए। जब आप किसी की परवाह करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, जीवन साथी हो या कोई सहकर्मी हो, तो उन्हें जरूर बताएं जब भी मौका मिले। मान लीजिए आप किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, शानदार हॉल है, कमरे लाजवाब हैं, खाने का तो कहना ही क्या, मगर ये सब होने के बाद भी अगर वहां के लोग आपको अहमियत नहीं दें तो कोई मजा नहीं है ना? ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस कराने वाली कंपनी हैरिसन कॉन्फ्रेंस सर्विसेज भी यही मानती है। उनका काम है कि ये पक्का करना कि मीटिंग और सेमिनार में आने वाले मेहमानों को किसी भी चीज की फिक्र ना हो, उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर रहे। इसके लिए जरूरी है कि वहां का स्टाफ मेहमानों में दिली दिलचस्पी दिखाए। अब सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि उनसे महज कह दिया जाए कि हम आपकी दिल से परवाह करते हैं। ये दिखाना भी जरूरी है कि उन्हें ये बात महसूस भी हो। ये वही बात हो गई ना कि जुबान कुछ कहती है और दिल कुछ और ही सोचता है। ऐसे में आपके इरादे सामने वाले को साफ जाहिर हो जाते हैं और इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। हैरिसन के चेयरमैन वॉल्टर ए ग्रीन एक किस्सा बताते हैं। उनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चीन से आए एक मेहमान को अपने देश का खाना याद आ रहा था। ये बात किसी स्टाफ मेंबर ने सुन ली। दिलचस्प बात यह है कि वो स्टाफ मेंबर पार्ट टाइम चाइनीज शेफ भी थी। उसने अगले दिन घर जाकर खास चीनी खाना बनाया और ऑफिस ले आई। मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि ये देखकर उस मेहमान की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी पसंद का खाना दूसरों के साथ शेयर कर पाना और उनकी फिक्र करने वाला ये खास जेस्चर उन्हें बहुत अच्छा लगा।